हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि संबंधी नियम, फोनेटिक लॉज। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा का प्रारंभ ध्वनि से ही होता है और ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही भाषा कहा जाता है। ये वाक इंद्रिय से उत्पन्न होती है तथा मुख विवर से होती हुई वायु तरंग के द्वारा श्रोता के कर्ण विवर तक पहुँचती है। तो आइए हम इसी के बारे में बात करेंगे कि नियम क्या हैं ध्वनि के। तो किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में विशेष यानी कि विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में जो ध्वनि विकार होता है, उन ध्वनि विकारों को आधार बनाकर जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, उनको ही ध्वनि नियम की संज्ञा दी गई है। कुछ प्रमुख ध्वनि नियम इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला नियम है ग्रिम नियम, दूसरा है ग्रासमैन नियम तथा तीसरा है वर्नर नियम, चौथा है तालव्य नियम, पांचवा है मूर्धन्य नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिम नियम की। ग्रिम नियम ध्वनि नियमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है। यद्यपि ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियमों का संबंध ग्रिम से जोड़ा जाता है, परंतु उसका सूत्र रास्क और ईरे ने पहले से ही ढूंढ निकाला था। इसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जैकब ग्रिम 1785 से 1863 नामक जर्मन विद्वान को है। सन 1822 यानी कि 1822 में ग्रिम ने अपने जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में इस नियम को प्रकाशित किया। तब से ये नियम ग्रिम नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम को ग्रिम ने प्रथम ध्वनि परिवर्तन तथा द्वितीय ध्वनि परिवर्तन इन दो चरणों में स्पष्ट किया है। अब ये दो चरण कौन कौन से हैं, हम इन पर प्रकाश डालते हैं। जिसमें जो प्रथम ध्वनि परिवर्तन है वह इस प्रकार से है। ग्रिम महोदय के अनुसार मूल भारत यूरोपीय भाषा की ध्वनियाँ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में सुरक्षित हैं। सर्वाधिक व्यंजन ध्वनियाँ संस्कृत में सुरक्षित हैं, किंतु जर्मनिक शाखा में यानी कि जर्मनिक शाखा है में कुछ ध्वनियाँ भिन्न रूप में प्रयुक्त की गई हैं या हुई हैं। ग्रिम के नियम के अनुसार जर्मनिक शाखा में उक्त परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मूल भारत यूरोपीय शाखा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दो पार्ट इसके किए गए हैं। जो रूप है यहाँ पर दिया गया है मूल भारत यूरोपीय शाखा और जर्मनिक शाखा। तो मूल भारत यूरोपीय शाखा में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि हैं और जर्मनिक शाखा में गाथिक, अंग्रेजी, डच और निम्न जर्मन आदि हैं। तो अघोष अल्पप्राण कौन से होते हैं इसमें? का, ता, पा। और यहाँ पर क्या हो जाता है अघोष अल्पप्राण में? खा, था, फा, या फिर घोष महाप्राण घा, धा, भा, घोष महाप्राण घा, धा, भा और घोष अल्पप्राण गादा, वा, घोष अल्पप्राण गादा, वा और अघोष अल्पप्राण काता, पा। इसे इस प्रकार हम इस रेखा चित्र से भी स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है खा, ता, फा और घा, धा, भा का क्या हुआ है, यानी काता, पा को हो गया खा, था, फा और घा, धा, भा। यहाँ पर हम देख रहे हैं गादा, बा को क्या हुआ है, का, ता, पा हो गया है। तो इस स्थिति में क्या है, थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं ध्वनियाँ। आगे हम देख रहे हैं, इसे इस चित्र से भी समझ सकते हैं। एक और रेखा चित्र है यहाँ पर, ये खा, ता, फा और काता, पा, गादा, वा इसका चेंज हो गया है। जर्मनिक शाखा में अघोष महाप्राण या घोष महाप्राण में बदल गई। उसी प्रकार घोष महाप्राण घोष अल्पप्राण में तथा घोष अल्पप्राण और अघोष अल्पप्राण में भी बदल गई हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। भारत यूरोपीय जो संस्कृत है और जर्मनिक अंग्रेजी में क्या बन जाता है, यानी कि इसका चेंज होता है जर्मनिक भाषा में यानी कि अंग्रेजी में। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में का से हा,
यानी का और हा कह शब्द बोलते हैं इसके लिए। तो अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? WHO हु। उसमें भी हा समाहित है और इसमें भी हा समाहित नजर आता है यहाँ पर। कल कत और जो है व्हाट क्या। ता से था देखेंगे त्रि और यहाँ पर थ्री, तीन के लिए तिर का प्रयोग होता है संस्कृत में और अंग्रेजी में थ्री का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम ध्वनि का रूप देख रहे हैं तो लगभग काफ़ी समानता लिए हुए हैं। तनु और थिन, तनु का मतलब होता है पतला दुबला और थिन का मतलब भी होता है पतला कमजोर। पा से फा देखेंगे पद पत, तो उसमें फूट पद पैर होता है, फूट पैर होते हैं। ऐसे ही पत और फेदर, यानी पत पहले पंख का भी प्रयोग कर लिया जाता था और फेदर उसका तात्पर्य भी पद होता है। तो यहाँ देखेंगे हा से गा तक हंस शब्द देख रहे हैं हम। यहाँ पर घूस शब्द देख रहे हैं। दुहिता थिएटर, लगभग उच्चारण में हम देख रहे हैं कितनी समानता जैसी प्रतीत हो रही है। धा से दा विधवा, उसमें विडो, वंद वन वंड और ज़ातर ब्रदर जू ब्रो। तो यहाँ जैसा कि परिवर्तन बताया है जितना वैसा ही चल रहा है लगभग। गा से का तक गो काउ, युग योग, दो टू और स्वीत श्वेत स्वीट बोल लेते हैं। तुलवाहा और थोल्प। तो यहाँ पर जानने योग्य ये बात है कि बा से पा के ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण संस्कृत में अब तक नहीं मिला है। द्वितीय ध्वनि परिवर्तन में हम देखेंगे प्रथम ध्वनि परिवर्तन में जर्मन भाषा भारतीय भाषा से अलग हुई थी, परंतु द्वितीय ध्वनि परिवर्तन स्वयं जर्मनिक भाषाओं की ही दो शाखाओं में हुआ जिन्हें निम्न जर्मन व उच्च जर्मन कहते हैं। इस परिवर्तन में क्रमशः गादावा का कातापा और का तापा का खा था फा तथा खा था फा का गादावा हो गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रेखा चित्र में कातापा, यहाँ पर गादावा कातापा और कातापा। ये जो है द्वितीय ध्वनि परिवर्तन के कुछ वो हैं एग्जाम्पल्स। तो इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भारतीय भाषा वर्ग की अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ जर्मनिक शाखा में अघोष महाप्राण या घोष महाप्राण में बदल गई हैं। इसी प्रकार घोष महाप्राण घोष अल्पप्राण में तथा घोष अल्पप्राण अघोष अल्पप्राण में बदल गई हैं। कुछ प्रमुख जो उदाहरण हमने देखे ही थे अभी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं द्वितीय ध्वनि परिवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण। तो यहाँ अंग्रेजी, निम्न जर्मन और उच्च जर्मन, आधुनिक जर्मन। तो इसमें का से खा तक देखेंगे बुक और इसमें हो गया आधुनिक जर्मन में बुक। ता से था तक वाटर और इसमें वासर। जर्मन में था का उच्चारण सा होता है तो पा से फा स्प्रिंग, फ्यूलिंग, स्लिप, स्लाइफेन, डीप, टीफ, सीप, शाफ और था से दा थ्री, थ्री, नॉर्थ, नॉर्दर्न, गुड, गुड, डे और टॉप। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है निम्न जर्मन और उच्च जर्मन में ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे इसका विश्लेषण। उपयुक्त दोनों ही ध्वनि परिवर्तन देखने में काफ़ी हद तक स्पष्ट व सुलझा हुआ प्रतीत होता है, परंतु स्वयं ग्रिम महोदय को बहुत सारे अपवाद मिले जिसका भी समाधान न कर सके। आगे चलकर ग्रासमैन व वर्नर ने इन्हीं नियमों में संशोधन करके अपना नियम प्रस्तुत किया। ग्रासमैन नियम देखेंगे अब हम। ग्रासमैन का नियम क्या है? ग्रासमैन ने उपयुक्त ग्रिम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया कि दो सन्निकट महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं रहती, उनमें प्रथम अल्पप्राण हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में धा धातु से ध धाती रूप बनता है जिसमें प्रथम धा का अल्पप्राण होकर दा हो जाता है और दधाती रूप हो जाता है। इसी प्रकार ध्र धातु से विभर्ति ही के बदले विभर्ति ही रूप बनता है। अब हम देखेंगे वर्नर का नियम, वर्नर्स लॉ। वर्नर ने पूर्व कथित ग्रिम नियम में संशोधन करते हुए अपना ग्रिम नियम यानी अपना नियम प्रस्तुत किया, यानी कि अपना इस नियम में संशोधन करते हुए कोई एक नियम प्रस्तुत किया
कि कातापा के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर ग्रीम नियम के अनुसार कातापा का ख था फा होता है, ख था फा होता है, परंतु यदि बलाघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर हो तो कातापा का गादाबा हो जाता है। जैसे संस्कृत के ईयुषस शतम तथा सप्तन का गाथिक भाषा में क्रमशः ईयुंस हुंद तथा सिबुन हो गया है। यहाँ पर क्रमशः शा का गा, ता का दा और पा का बा हो गया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि उच्चारण भेद से डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने वर्नर नियम को फेरनर नियम बोला, वर्नर नियम को फेरनर नियम बोला। कहने का तात्पर्य अभी मैंने बताया, जैसे संस्कृत भाषा के यूषस सतम तथा सप्तन का गाथिक भाषा में क्रमशः यूंस हुंद तथा सिबुन हो जाता है। अतः क्रमशः शा का गा, ता का दा तथा पा का वा हो गया। अब इस उच्चारण भेद से ही देवेंद्र नाथ शर्मा ने वर्नर नियम को फेरनर नियम बोला है। तो यह लिखा है। अब हम आगे देखेंगे तालव्य नियम, प्लेटल लॉ। इस नियम के अनुसंधानकर्ताओं में बेलहेम, थॉमसन, जोहेंस स्मिथ, एच कॉलेज तथा दी सासियूर का नाम लिया जाता है। इस नियम के अनुसार मूल भारतीय भाषा की का तथा का छा के पश्चात यदि कोई तालव्य स्वर यानी कि इसके बाद कोई तालव्य स्वर ई आय आता है तो भारत ईरानी शाखा में कंठ है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, हम यहाँ को सही कर लेंगे। जो ये यहाँ पर लिख गया है, कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कंठ है, तो यहाँ पर बताएंगे कि कंठ है यानी कि कंठ से उच्चारित ध्वनि का और गा परिवर्तित होकर तालव्य चा और जा हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में या फिर उदाहरण तथा मूल भारतीय भाषा के शब्द विंग, आऊ तथा की भारत का जो कहे का भारत ईरानी भाषा संस्कृत में क्रमशः पंच, ओज तथा चिद हो गया है। इन उदाहरणों में जो है कंठोष्ठ है क्यू के बाद, क्यू में कंठोष्ठ है, क्यू के बाद ए स्वर आया है। इसी तरह अर्ड गे में कंठ है, ए के पश्चात ए आया है तथा किद में क्रय कंठ है, बाद में आया है, स्वर बाद में आया है। अतः तालव्य होकर क्रमशः जो है इसका ऊ की मात्रा एक तरह से इसमें लग गया है। अब देखेंगे मूर्धन्य नियम। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक रही है। मूर्धन्य और इसके अलावा भी मूर्धन्य नियम। तो इस नियम में कह सकते हैं कि मूर्धन्य नियम का संकेत मूलतः पाणिनि अष्टाध्यायी में उपलब्ध होता है। इसी को आधार बनाकर प्रोफेसर पाट तथा रूसी भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर फोर्तनातोव ने संस्कृत भाषा में मूर्धन्य ध्वनियों के विकास का क्रम ढूंढने का सराहनीय प्रयास किया, जिसके आधार पर उन्होंने अपने मूर्धन्य नियम को प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार रा तथा ला के बाद तवर्ग आने पर उसका टवर्ग हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने देखा ध्वनि संबंधी नियम, फोनेटिक लॉज, और वो कौन कौन से नियम देखे। तो यहाँ पर हमने देखे ग्रीम नियम, और जिन्होंने अपने नियम को 2 चरणों में स्पष्ट किया था, प्रथम ध्वनि परिवर्तन तथा द्वितीय ध्वनि परिवर्तन। और उसके बाद हमने ग्रासमैन नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम तथा मूर्धन्य नियम के बारे में विचार विमर्श किया, देखा, सुना, समझा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।